स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। हम पढ़ रहे भारत का संविधान। भारत के संविधान में आज हम पढ़ने वाले हैं मंत्रिपरिषद के बारे में। इसके बारे में प्रावधान दिया हुआ है अनुच्छेद 74 और 75 में। पूरा फुल एक्सप्लेन करवाऊंगी, काफ़ी सरल भाषा में आप लोगों को समझा दूंगी, चार्ट की हेल्प से समझाऊंगी। A to Z सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। SSC, UPSC, RRB, बैंक, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपने देखे होंगे प्रीवियस एग्जाम पेपर में इससे रिलेटेड MCQs बनते ही बनते हैं। ठीक है, हम भी 50+ MCQs अलग से करेंगे, अलग वीडियो में, वहाँ पर भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके समझा दूंगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। चैनल का नाम लिखा है ना फ्री जीके क्यूज, उसके सामने लिखा है सब्सक्राइब, बस सिंपली एक बार प्रेस कर दें। उसके बाद आपको एक बेल मिलेगी, उस पर ऑल प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बच्चों, उसका फ्री PDF भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इजीली डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए ये चार्ट जिसे मैंने 5वें भाग में हर बार आप लोगों को एक्सप्लेन करके समझाया, यहाँ पर भी एक ओवरव्यू समझा देती हूँ। जैसे कि हम भारत का संविधान पढ़ रहे हैं तो उसमें जो भाग 5वां आता है उसमें अनुच्छेद 52 से लेकर बच्चों 151 तक दे रखा है। ठीक है, इनमें देखिए अब यहाँ पे कितने सारे अनुच्छेद हैं, तो इन सबको इन्होंने अलग अलग डिवाइड करके रखा है। ठीक है, जैसे 5 अध्याय में इनको बांट रखा है। इन 5 अध्याय में भी ना देखिएगा आप, अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। जैसे कि अध्याय जो प्रथम है उसमें राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद। ठीक है, मंत्रिपरिषद में ही प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है, फिर महान्यायवादी। ठीक है, तो देख रहे होंगे आपके अध्याय प्रथम में भी यहाँ पर इन्होंने इसे डिवाइड करके रखा हुआ है। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक है। इस तरह से पूरा भाग जो संविधान का जो 5वां भाग है वो पूरा अनुच्छेद 52 से लेकर 151 कुछ इस तरह के पार्ट्स में डिवाइड करके इसको पूरा कवर करके रखा हुआ है। ठीक है, तो हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं और MCQs वाइज कवर कर रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से और MCQs भी कवर करवा दिए हैं। आज हम जो पढ़ रहे हैं ना वो है मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 और 75 में इसके बारे में प्रावधान दिया है। ठीक है, कार्यपालिका आपको बताया, कार्यपालिका किसे कहते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद में ही प्रधानमंत्री आते हैं, महान्यायवादी, ये सब कार्यपालिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब देखिएगा मंत्रिपरिषद, आज जो हमारा टॉपिक है वो है मंत्रिपरिषद। इसे समझते हैं। मंत्रिपरिषद जैसे कि आप जानते हैं मंत्री है और ये है परिषद। परिषद मतलब पूरा ग्रुप है। ठीक है, पूरा ग्रुप है, तो ये भी स्तरों में बटा हुआ है। स्तर है इनके, 3 स्तरों में बटा हुआ है। मैं चार्ट से आप लोगों को समझा दूंगी। अभी हम स्टार्टिंग में इसके ये जो अनुच्छेद है उसको समझ लेते हैं। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद बनाया जाएगा। ठीक है, मतलब कि राष्ट्रपति जो भी निर्णय लेना चाहते हैं या फिर जो भी कार्य उनके पास हैं, जैसे कि किसकी नियुक्ति करना है, कब आपातकालीन घोषित करना है, कब उपाधियां देनी है, जैसे पद्म विभूषण किस किस को देनी है, तो इन सारी चीज़ों में उनको सलाह लेनी ही पड़ेगी। किसकी? मंत्रिपरिषद की। अगर वो नहीं लेंगे तो आप जानते हैं राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लग जाएगा, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, और महाभियोग लग गया तो राष्ट्रपति जी के लिए वो मतलब परेशानी वाला कार्य हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि संविधान का उल्लंघन कहा जाता है इसे। अगर राष्ट्रपति जी ने मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं ली और अपना कोई कार्य कर लिया तो एक तरह से अनुच्छेद 61 कहता है कि ये संविधान का उल्लंघन हो गया, अब महाभियोग लग जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी को हर कार्य के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी ही पड़ेगी, अनुच्छेद 74 ये कहता है। ठीक है, और अनुच्छेद 61 क्या कहता है? अगर राष्ट्रपति जी ऐसा नहीं करेंगे तो उसको क्या कहते हैं? संविधान का उल्लंघन, और ऐसा करने पर महाभियोग लग जाता है राष्ट्रपति जी पे। ठीक है, अब देखिए बच्चों 74 का जो पहला है वो क्या बात करता है? अनुच्छेद 74 का पहला जो पॉइंट है वो कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधान जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री। समझ गए आप? मंत्रिपरिषद का है प्रधान, कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों योग्य करने के लिए ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, अब जो भी सलाह दे दे मंत्रिपरिषद, उस सलाह को मानना ही पड़ेगा और राष्ट्रपति जी को उसके तहत कार्य करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक है, समझ गए आप? प्रधानमंत्री कौन होता है? मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। तो आप एक चीज़ समझेगा प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति कुछ भी अगर कार्य करना है तो उनको किसकी बात माननी पड़ेगी? प्रधानमंत्री की माननी पड़ेगी। अगर नहीं मानेंगे तो उनके ऊपर क्या लग जाएगा? महाभियोग लग जाएगा। अनुच्छेद 61 कहता है
कि महाभियोग इनके ऊपर लगाया जाएगा अगर ये संविधान का उल्लंघन करेंगे तो, है ना। और संविधान यही कहता है कि राष्ट्रपति जी को हर कार्य करने के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी ही पड़ेगी। समझ गए आप? आसान है समझना। अब देखिए आगे की पॉइंट क्या कहते हैं। परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा रख सकता है और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। इसका मतलब ये रहा बच्चों कि जो राष्ट्रपति जी है अगर उनको डाउट लगता है किसी चीज़ पर, है ना, मतलब कि देखिए प्रधानमंत्री के कहने पर ही राष्ट्रपति आपातकालीन लगाता है वरना नहीं लगा पाता है, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रपति जी अगर एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, राष्ट्रपति जी को लग रहा है कि नहीं आपातकालीन अभी नहीं लगाना चाहिए, ये गलत टाइम है, अभी नहीं लगाना चाहिए, तो वो क्या करेंगे, पुनर्विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद को कहेंगे कि आप पुनर्विचार करिए इस चीज़ पर। अगर मंत्रिपरिषद वापस उसी डिसीजन पे बना रहा है कि नहीं आपातकाल लगाना ही पड़ेगा, तो राष्ट्रपति जी को लगाना ही पड़ेगा, बाध्य हैं वो इस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। मतलब कि वो अपना डाउट क्लियर करने के लिए एक बार उनको तो कह सकते हैं कि आप पुनर्विचार कर लीजिए इस चीज़ के लिए, ठीक है, मैं घोषणा करूँ या नहीं करूँ अभी। तो अगर कह दिया मंत्रिपरिषद ने कि नहीं आपको आपातकाल लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। वैसे मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री कह रहे एक तरह से, है ना, लेकिन किन के कहने पे? मंत्रिपरिषद के कहने पे, तो लगाना ही पड़ेगा राष्ट्रपति जी को आपातकाल। समझ गए आप ये चीज़? अब देखिए इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी, ठीक है। मतलब कि कल को अगर कोई विवाद खड़ा हो जाए इस चीज़ को लेकर कि हमने क्या सलाह दी थी राष्ट्रपति जी को, तो इस चीज़ की सुनवाई कभी भी न्यायालय में नहीं होगी। न्यायालय कभी भी ये प्रश्न नहीं कर सकता राष्ट्रपति जी से कि आपको क्या सलाह दी गई थी मंत्रिपरिषद द्वारा, ठीक है। क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने खुद प्रधानमंत्री जी को नियुक्त किया। प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि मेरी मतलब कि मुझे भी कोई सलाह दे सके इसलिए आप मेरी पसंद के मंत्रिपरिषद को चुने, मतलब एक तरह से ये राष्ट्रपति जी ने ही तो चुना है इन लोगों को, ठीक है। इसलिए इस चीज़ का कभी भी कोई सवाल जवाब उच्च न्यायालय में नहीं हो सकता, ठीक है, कि आपको क्या सलाह दी थी किसने, ये मंत्रिपरिषद ने। आप ये समझ गए बच्चों? देखिए और डाउट कंसेप्ट क्लियर करूँगी आगे, ध्यान से सुनिएगा बस वीडियो को। इसके बाद आप किसी भी पुस्तक को उठा के पढ़ें, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप कितने भी अच्छे राइटर की बुक ले लें, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध करके रखा है। अब आप मंत्री तो समझ गए होंगे कौन है, ठीक है। अभी चार्ट से और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके समझाऊंगी, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद कौन है? जो राष्ट्रपति जी को सलाह देगा। और मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री, ठीक है। अब देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। आप जानते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। और अन्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, ठीक है। चार्ट से समझा दूंगी प्यारे बच्चों। अब देखिए प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, मतलब कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। और प्रधानमंत्री के कहने पर जो भी अन्य मंत्री हैं जिनसे एक मंत्री परिषद बन रहा है, ठीक है, बहुत सारे जो मंत्री हैं उनसे बन के जो एक मंत्री परिषद बन रहा है, उसके जो भी मेंबर्स हैं वो किसकी सलाह पर उनको नियुक्त करना चाहिए? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति नियुक्त कर रहे हैं मंत्रियों को, लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की। समझ गए? आसान है समझना। अब देखिएगा इस फर्स्ट का ही क क्या कहता है, फर्स्ट का क पार्ट क्या कहता है, इसको जोड़ा गया है बाद में। प्यारे बच्चों ध्यान से सुने, जो भी क ख ग ये जो भी चल रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि ये सब बाद में जोड़े गए हैं अधिनियम के द्वारा, संविधान संशोधन करके ही जोड़े गए। क घ घ जो भी है, ठीक है, 1 2 3 4 पॉइंट है ना, ये कभी नहीं जोड़े गए हैं। क घ घ ये सबको जोड़ा गया है बाद में। अब देखिए ये जोड़ा गया था 2003 में, ठीक है। ये जो भी 91वां संविधान संशोधन था, इसमें क्या जोड़ा गया था अलग से? ये जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिए 2003 में, काफ़ी लंबे समय बाद 2003 में आकर इस चीज़ को माना इन लोगों ने कि जो लोकसभा के जो सदस्य हैं 552 इतने सदस्य हैं, ठीक है। अधिकतम संख्या है ना, मतलब सदस्य संख्या अधिकतम इतनी होती है, ठीक है। मान लीजिए इतने पूरी सीट फुलफुल ही हो चुकी है ना, 552 मेंबर्स बैठ चुके हैं, तो जितने मेंबर्स बैठे हैं लोकसभा में इनका 15% निकालिए, सिर्फ इतने ही लोग होने चाहिए मंत्रिपरिषद के ग्रुप में।
इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए ये चीज़। इसको काफ़ी समय बाद जोड़ा क्योंकि ऐसा हो रहा था कि इसकी संख्या बढ़ रही थी, घट रही थी, है ना। तो मतलब कि सही नहीं माना जा रहा था उस चीज़ को। उन्होंने सोचा कि जैसे लोकसभा राज्यसभा की सीटें कंफर्म करके रखिए, उस तरह से मंत्रिपरिषद की भी सीटें कंफर्म कर दो। ठीक है, तो काफ़ी समय बाद 91वां संविधान संशोधन हुआ हमारे संविधान में, और 2003 में इस चीज़ को माना गया कि सिर्फ 15% लोग ही होना चाहिए जो लोकसभा के जो सदस्य, ज़्यादा से ज़्यादा 552 बैठ सकते हैं। तो इन लोगों की संख्या के हिसाब से इतने सदस्य 15% उसका निकालिएगा और सिर्फ इतने ही मंत्रिपरिषद को प्रधानमंत्री क्या करेगा, मतलब कि अपनी पसंद का चुन लेगा और उसको राष्ट्रपति नियुक्त कर लेगा। ठीक है, देखिए अब उसका सेकंड पॉइंट क्या कहता है, 75 का सेकंड पॉइंट की मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। ठीक है, मतलब कि जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति जी के कहने पर ही मतलब कि राष्ट्रपति जी उनको नियुक्त करते हैं और मंत्री अपना पद धारण करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति कब मंत्री को नियुक्त करेंगे, जब प्रधानमंत्री उनको सलाह देंगे, है ना। अब देखिए, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। ध्यान रहेगा, जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद में देखिएगा कौन कौन व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो लोकसभा या राज्यसभा इन सदन के सदस्य होते हैं, वही मंत्रिपरिषद में के लोग बनते हैं आगे चल के। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ध्यान रहे, जो मंत्रिपरिषद होता है ना, वो जो लोकसभा के प्रति ही सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, इसका मतलब कि अगर किसी एक मंत्री ने भी कोई गलती कर दी या फिर उसके खिलाफ अगर कोई प्रस्ताव आ गया किसी एक मंत्री के खिलाफ भी, तो पूरे मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। आपको पता है, पूरा मंत्री परिषद, ठीक है, एक जाएगा सबको लेकर जाएगा। एक मंत्री परिषद के खिलाफ भी अगर किसी ने कोई कार्रवाई करी तो एक भी मंत्री के खिलाफ भी अगर कार्रवाई करी तो पूरा मंत्री परिषद ही डूब जाएगा। समझ गए आप, इसलिए इसको कहते हैं कि ये लोकसभा के प्रति पूरी तरह से सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। लोकसभा क्या होती है बच्चों, जो लोग चुनते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से जनता के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, अब देखिए, किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरी जो अनुसूची है ना, जिसमें शपथ वगैरह लेते हैं, आपने पढ़ा है तीसरे में शपथ वगैरह लेते हैं। तीसरी अनुसूची मैंने बताया है, ट्रिक से याद भी करवाया, उसमें शपथ ली जाती है। ठीक है, गोपनीयता और पद के तहत। तब देखिए इसमें क्या बोल रहा है 75 का 4th पॉइंट की, किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले, है ना, उससे पहले राष्ट्रपति तीसरे अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। मंत्री इसमें साथ में प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। ठीक है, इनको गोपनीयता और पद, ठीक है, 2 शपथ ले रहे हैं। यहाँ पर पद की शपथ अलग होती है बच्चों और गोपनीयता की शपथ अलग होती है। तो इन मंत्रियों को, जो प्रधानमंत्री भी है और जो मंत्री भी हैं, इन सबको शपथ कौन दिलाते हैं प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। ठीक है, अनुसूची जो तीसरा कहता है ना, उसमें शपथ दिलवाते हैं गोपनीयता की भी और पद की। तो ये राष्ट्रपति जी दिलवा रहे हैं क्या दिलवा रहे हैं, शपथ दिलवा रहे हैं। किसको, मंत्रियों को 2 तरह की शपथ दिलवाते हैं, एक पद की, दूसरी गोपनीयता की। ठीक है, याद हो गया। अब देखिए 75 का 5th पॉइंट कहता है, कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं बन पाया तो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। इसका मतलब प्यारे बच्चों समझेगा, मंत्री परिषद में कौन कौन सदस्य होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स में से चुने जाते हैं, वही बनते हैं मंत्री परिषद के मेंबर्स। ठीक है, तो अगर इनके सदन के ग्रुप के कोई मेंबर नहीं है और उसको मंत्री बनाया गया है तो उसको एक ड्यूरेशन दिया जाता है कि आप 6 महीने के अंदर ही आप इस सदन के मेंबर्स बन जाइए, लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर बन जाइए, वरना 6 महीने बाद आपको इस मंत्री वाले पद से हटना ही होगा। ठीक है, क्योंकि अनिवार्य है लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य होना उस इंसान को जो मंत्री बनना चाहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और उसको अगर बना दिया गया है मंत्री उसकी योग्यताएं देखकर और फिर भी 6 माह के अंदर अगर वो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं बन पाया है तो उसको हटा दिया जाएगा उस पद से। ठीक है, इसमें प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कर सकते। समझ गए आप, क्योंकि रूल कह रहा है लोकसभा राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए और 6 महीने का आपको टाइम दे दिया गया है, आप बन जाइए, और नहीं बन सकते तो आप ये मंत्री पद का मत से हट जाइए। ठीक है, समझ गए आप, आसान था समझना। अब देखिए 6th पॉइंट क्या कहता है,
मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद विधि द्वारा समय समय पर अवधारित होंगे। ठीक है, इनके वेतन बढ़ते भी है, बढ़ते ही हैं, वैसे तो घटते तो नहीं है, कभी बढ़ गए या फिर जो भी चेंजेस आते हैं वो भत्ते जो भी इनको मिलना है, जैसे कि आप जानते हैं इनको निवास वगैरह जो भी मिलता है फ्री मिलता है, निःशुल्क मिलता है, कोई पैसा थोड़ी ना लगता है। तो ये सारी जो भी फैसिलिटी है उनको उसी के अनुसार मिलेगी जो संसद या विधि द्वारा समय समय पर अवधारित किए जाते हैं। ठीक है, देखिए सारे पॉइंट हमने समझ लिए। अब वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, क्योंकि सारे और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं आप लोगों को। देखिए केंद्रीय मंत्री परिषद, ठीक है, मंत्री परिषद होता क्या है एक्चुअल में, उसको समझेंगे और ध्यान से हम अच्छी तरह से। जैसे कि अभी आपने समझ लिया है, जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा या राज्यसभा सदन के सदस्य होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो उसके सदस्य नहीं है तो 6 माह को उनको टाइम दिया जाता है कि आप उसको ज्वाइन कर ले, लोकसभा या राज्यसभा में से किसी को भी। और अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो 6 महीने बाद आपको मंत्री के पद से हटना पड़ेगा। देखिए प्रधानमंत्री जी कुछ ऐसे मंत्रियों को बनाना चाहते हैं जिनमें योग्यताएं हैं, जो जानते हैं कि इनमें योग्यता तो है लेकिन वो भी मेंबर नहीं बना है लोकसभा राज्यसभा का। तो जो प्रधानमंत्री हैं वो उनके नाम भी बता देते हैं राष्ट्रपति जी को कि इनको नियुक्त कर दीजिए, आप मंत्री परिषद के मेंबर बनाने के लिए इनको नियुक्त कर दीजिए। तो राष्ट्रपति जी नियुक्त तो कर देते हैं, लेकिन 6 माह का उनको समय दे दिया जाता है कि आप लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर बन जाइए। ठीक है, अब देखिएगा इसको समझते हैं और ध्यान से कि संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से की जाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ से अभी आपका रिविजन भी हो जाएगा और चार्ट से भी अभी हम और अच्छी तरह से समझ लेंगे। ठीक है, अनुच्छेद हमने समझ लिए। 74 75 में क्या कह रहा है, 74 क्या कह रहा था, राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होता है। और 75 अनुच्छेद क्या कह रहा था, मंत्रियों के बारे में उपबंध दे रखा था उसने। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों वही बात यहाँ पर रिपीट हो रही है, आपके सारे कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे कि संविधान के अनुसार जो केंद्रीय मंत्री परिषद के जो सदस्य की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन कैसे करते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जी पहले प्रधानमंत्री को चुनेंगे और जो प्रधानमंत्री है फिर वो सलाह देंगे और उसके बाद वो एक मंत्री परिषद को चुनेंगे। ठीक है, तो जो मंत्री परिषद है उनके प्रधान कौन हो जाएंगे, वही प्रधानमंत्री। ठीक है, अब देखिए व्यवहार में प्रधानमंत्री अपने मंत्री परिषद के गठन में स्वतंत्र होता है। ध्यान रखिएगा, जो प्रधानमंत्री जी हैं वो मंत्री परिषद को चुनते हैं। ठीक है, मतलब कि वो खुद सोचते हैं और खुद डिसाइड करते हैं कि मुझे किन किन मेंबर्स को मंत्री परिषद में लेकर आना है। तो क्या करते हैं प्रधानमंत्री जी, लिस्ट तैयार करते हैं और वो लिस्ट बनाने के लिए वो स्वतंत्र है। ठीक है, उनको कोई भी एडवाइस नहीं देगा कि आप किस किस को मंत्री बनाएं, वो खुद अपनी पसंद से बना सकते हैं मंत्री परिषद के मेंबर किसी को भी। ठीक है, प्रधानमंत्री मंत्रियों के नामों की जो सूची राष्ट्रपति को सौंपता है, सामान्यतः राष्ट्रपति उसे स्वीकार कर लेता है। ठीक है, मतलब कि अब जो भी प्रधानमंत्री जी ने सूची उनको दी है कि इनको मंत्री बना दीजिए, तो राष्ट्रपति जी को इस चीज़ को स्वीकार करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए संविधान में मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं की गई थी। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं मैंने अभी आपको पढ़ाया। ठीक है, वापस से रिवीजन हो रहा है प्यारे बच्चों। 2003 में आया था 91वां संविधान संशोधन, उसके तहत यहाँ पर इसकी मतलब कि जो संख्या है उसको डिसाइड किया गया है ना, डिसाइड किया गया। उससे पहले ये संख्या निश्चित नहीं थी, तो क्या उसका दुरुपयोग भी हो रहा था। ठीक है, प्रधानमंत्री जी बहुत ज़्यादा मेंबर्स को भी ले रहे थे मंत्री में और कम को भी ले रहे थे, तो यहाँ पर उसका दुरुपयोग हो रहा था। तो 2003 में जाकर इन्होंने क्या किया, इस सीट को मतलब कि एक वैल्यू उसकी रख दी कि बस इतने ही मेंबर्स होना चाहिए था। ठीक है, मतलब कि लोकसभा में अगर 552 पूरी सीट कवर हो चुकी है तो इसका 15% ही निकाला जाएगा और वो 15% ही क्या होगा, मेंबर्स होंगे। ठीक है, आप समझ गए। अब देखिए मंत्रिपरिषद का आकार वस्तुत प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर होता था। पहले की बात हो रही है ना, शुरुआत में ऐसा होता था, लेकिन प्रशासनिक सुधार आयोग ने सुझाव दिया था कि प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार ही मंत्रियों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। ठीक है, प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार ही मंत्रियों की संख्या होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर संशोधन हुआ और फिर इस चीज़ को निश्चित कर दिया गया। अब देखिएगा मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर होता है। ठीक है, मंत्रियों को अब तो प्रधानमंत्री जी ने चूज कर लिया कि किन किन को मंत्री बनाना है। अब इनमें भी ना क्या होता है, विभाग बने हुए हैं।
इसका जो बंटवारा करते हैं प्रधानमंत्री जी अपने इच्छा से करते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद एक त्रिस्तरीय संरचना होती है, अर्थात इसमें 3 स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। 3 स्तर के मंत्री हैं, मंत्रिमंडल है, राज्य स्तर पर मंत्री है और उप मंत्री है। ठीक है, मंत्रिमंडल है जिसे कैबिनेट हम क्या कहते हैं, कैबिनेट मंत्री कहते हैं। ठीक है, कैबिनेट मंत्री वही मंत्रिमंडल, राज्य स्तर के मंत्री और उपमंत्री। देखिएगा चार्ट से समझ लीजिएगा, काफ़ी आसान है समझना। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी को एक लिस्ट देते हैं कि इन लोगों को मंत्रिपरिषद में बना दो, ये मेरे सारे मंत्री होंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी नियुक्त कर देते हैं मंत्रियों को, किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, तो अब जो भी मंत्रिपरिषद है वो भी 3 स्तरों में बटी हुई है। अब उसको 3 स्तर में कैसे बांटना है, ये प्रधानमंत्री जी इस चीज़ के लिए स्वतंत्र हैं और वो अपनी इच्छा के अनुसार ही 3 इनमें बांट देते हैं। कैबिनेट मंत्री जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं, जैसे गृह मंत्री हो गया। ठीक है, गृह मंत्री में कौन है, अमित शाह है। ठीक है, तो गृह मंत्री, वित्त मंत्री जैसे सीतारमण, जैसे आप जानते हैं जो वित्त मंत्री हैं अपनी निर्मला सीतारमण है ना, और रेल मंत्री। ठीक है, जो भी मंत्री हैं जिनके बड़े बड़े मंत्रालय हैं बच्चों, वो आते हैं कैबिनेट मंत्री में। राज्य मंत्री और उप मंत्री, इसको हम आगे समझेंगे। राज्य मंत्री और उप मंत्री का कार्य है कैबिनेट मंत्री को सलाह देना। क्या कार्य है, कैबिनेट मंत्री को सलाह देना। ठीक है, बड़े बड़े मंत्रालय तो यही है ना के जो अभी मैंने आपको नाम बताया, वित्त मंत्री हो गया, गृह मंत्री हो गया, रेल मंत्री हो गया, तो बड़े बड़े मंत्रालय हैं। इसको सलाह देने के लिए भी कौन है, राज्य मंत्री हैं और उप मंत्री हैं। समझ गए प्यारे बच्चों, ध्यान से इस चार्ट को समझ जाइए, पूरे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और जो प्रधानमंत्री जी हैं वो एक लिस्ट देते हैं राष्ट्रपति जी को कि आप इन सारे मंत्रियों को नियुक्त कर दीजिए मेरे लिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, राष्ट्रपति जी इन सबको नियुक्त करेंगे और प्रधानमंत्री जी अब ये जो लिस्ट इन्होंने दी है उनमें से भी इन सबको अलग अलग स्तर पर बांट देंगे। एक कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। राज्य मंत्री उप मंत्री सलाह देने का कार्य करते हैं कैबिनेट मंत्री को। कैबिनेट मंत्री में जैसे वित्त मंत्री हो गया, ठीक है, ये जो बजट वगैरह पेश करते हैं, वित्त मंत्री हो गया, रेल मंत्री हो गया, गृह मंत्री हो गया, ये सारे मंत्री इसमें आते हैं कैबिनेट मंत्री में। बहुत बड़ा मंत्रालय है ना कैबिनेट मंत्री, जैसे आप जानते हैं इसमें बड़े बड़े मंत्रालय आते हैं। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, मंत्रिमंडल जिसपे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद समझ नहीं पाते हो, काफ़ी आसान है समझना। अब देखिए मंत्रिपरिषद तो आपने देख लिया है ना, मंत्रिपरिषद देखिएगा ध्यान से प्यारे बच्चों, मंत्रिपरिषद 3 हिस्सों में बटा हुआ है। मंत्रिपरिषद कैबिनेट मंत्री में, और दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री, इन सब को मिलाकर ही मंत्रिपरिषद कहते हैं। समझ गए, मंत्रिपरिषद किसे कहते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, तीनों को मिला दिया बन गया मंत्रिपरिषद। ठीक है, अब देखिएगा प्यारे बच्चों, मंत्रिमंडल स्तर के मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल कहते हैं, जबकि 3 स्तर के मंत्री सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद की रचना करते हैं। ठीक है, तीनों रूप जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य स्तर के जो मंत्री है और उप मंत्री, उन सबको मिलाकर क्या कहते हैं, मंत्रिपरिषद। मंत्रिमंडल किसे कहते हैं, ये देखिए मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री दोनों को मिलाकर मंत्रिमंडल बन जाता है। समझ गए, मंत्रिमंडल किससे मिलके बना है, कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों को जोड़ देंगे तो वो कहलाएगा मंत्रिमंडल। आई होप अब आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, है ना प्यारे बच्चों। मंत्रिमंडल किसे कहा, कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री दोनों को जोड़ दिया बन गया मंत्रिमंडल। अब देखिएगा, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री का कार्य मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री को सहायता और सलाह देना है। ठीक है, मैंने बताया ना आपको, राज्य मंत्री और उप मंत्री चार्ट में बता दिया आपको, दोनों का क्या कार्य है। मंत्रिमंडल जो किससे बन के बना है, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री, उनको क्या करते हैं, ये सलाह और उनकी सहायता करते हैं। ठीक है, राज्य मंत्री को कभी कभी उस विभाग का स्वतंत्र प्रभार ही सौंप दिया जाता है। ठीक है, स्वतंत्र प्रभार भी कभी कभी राज्य मंत्री जी को सौंप दिया जाता है।
अब देखिए, मंत्रिमंडल की जो बैठक है सामान्यतः सप्ताह में एक बार होती है, ठीक है, जिसमें जो अपने प्रधानमंत्री हैं वो और जो कैबिनेट मंत्री है वो सामान्यतः सप्ताह में एक बार ज़रूर बैठक करते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रधानमंत्री है जब चाहे इसकी बैठक बुला सकता है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री तो प्रधान है मंत्रिपरिषद के, ठीक है, इसलिए ये जब चाहे तब इसकी बैठक भी बुला सकते हैं मंत्रिमंडल की, ठीक है। मंत्रिमंडल में कौन कौन है प्यारे बच्चों? एक प्रधानमंत्री हो गया, दूसरा कैबिनेट मंत्री हो गया। मंत्रिमंडल के बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, ठीक है, प्रधानमंत्री करेंगे उसकी अध्यक्षता, क्योंकि ये तो प्रधान है ना मंत्रियों के। अब देखिए, प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में मंत्रिमंडल का वरिष्ठतम सदस्य बैठकों की अध्यक्षता करता है। कल को अगर प्रधानमंत्री जी कहीं बाहर गए हैं, लेकिन अब उसकी बैठक तो करना जरूरी है सप्ताह में एक बार, ठीक है, मतलब होती है, सामान्यता रूप में हो जाती है सप्ताह में एक बार बैठक। तो जो प्रधानमंत्री जी हैं वो अगर नहीं है, बाहर गए हुए हैं, तो उनके एब्सेंट में अब कौन उसकी अध्यक्षता करेगा? मंत्रिमंडल का वरिष्ठतम सदस्य करेगा, ठीक है। काफ़ी आसान है समझना। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया जो मंत्रिपरिषद है पूरा मंत्रिपरिषद, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री जो भी आ रहे हैं, सारे मेंबर्स जो भी हैं उसमें, ठीक है। मान लीजिए 87 है, जब आप रेशियो वगैरह निकालोगे ना, 50% करोगे 552 का, तो आसपास कुछ इतना ही आएगा, 87 के आसपास आएगा। चलो मान लेते हैं 90 आ रहा है, ठीक है। तो जो 90 मेंबर्स हैं वो सारे किसके प्रति उत्तरदायी होंगे बच्चों? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, ठीक है। अगर एक भी मेंबर ने अगर कुछ गड़बड़ की है तो उसका पूरा जिम्मा चला जाएगा पूरा मंत्रिपरिषद के ऊपर, ठीक है। तो सबको त्यागपत्र देना होगा अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो, ठीक है, समझ गए आप। व्यक्तिगत रूप से मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत रूप, दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं प्यारे बच्चों। व्यक्तिगत रूप से जो भी ये मंत्रीगण हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी हैं? राष्ट्रपति के। लेकिन सामूहिक रूप से पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। समझ गए? अब देखिए, संसद के किसी भी सदस्य को मंत्रिपरिषद में लिया जा सकता है। संसद के किसी भी सदस्य को, संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा। अब उसमें से कोई भी सदस्य हो उसको मंत्रिपरिषद में लिया जा सकता है, ठीक है। यदि ऐसे व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो 6 माह के अंतर्गत उसे किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है पहले भी, वापस से रिपीट हो गया है। बहुत अच्छा है, जो आप लोगों के लिए समझने में आसानी होगी और वापस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। संसद का अगर मेंबर नहीं है, लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं है, और प्रधानमंत्री जी ने फिर भी सोचा एक बाहर के आदमी को कि इसको मंत्री बना दीजिए, इसकी सलाह काम आएगी, तो उस आदमी को बना तो दिया गया मंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री जी चाहते थे, उन्होंने लिस्ट में नाम लिख दिया, राष्ट्रपति को बोला कि इसको नियुक्त कर दो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब उसको नियुक्त कर दिया गया तो ठीक उससे 6 महीने का समय उसको दे दिया गया कि अब आप सदस्य बन जाइए लोकसभा या राज्यसभा के, वरना आपको इस पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है, मंत्री के पद से। समझ गए आप? काफ़ी आसान है समझना प्यारे बच्चों। कोई भी मंत्री जो संसद के एक सदन का सदस्य है दूसरे सदन में भी बोल सकता है और कार्यवाही में भी भाग ले सकता है, लेकिन जब मत देने की बात होती है तो उसका अधिकार उसे अपने ही सदन में होता है, ठीक है। मत मतलब कब देते हैं? जब बिल वगैरह आते हैं ना, आपको पता नहीं, ये कार्यपालिका है। कार्यपालिका क्या करती है? बिल को लागू करती है। कार्यपालिका का क्या कार्य है? विधायिका क्या करती है? विधायक बनाती है, ठीक है, कानून बनाती है विधायिका, और कार्यपालिका क्या करती है? उस पर कार्य करती है, मतलब उसको लागू करने का कार्य करती है, ठीक है। तो उसमें मत डलते हैं, लोकसभा राज्यसभा में मत डलते हैं। तो ऐसे में क्या है, ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर लास्ट लाइन में प्यारे बच्चों की, जो मंत्री बने हुए हैं, मंत्री कौन होते हैं? वही तो लोकसभा राज्यसभा में बैठे जो मेंबर, वही तो मंत्री बनते हैं। तो जो मंत्री हैं, अब ये इनको बोलने का अधिकार है, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। संसद के किसी भी सदन में ये बोल तो सकते हैं, अपना पक्ष भी रख सकते हैं, कार्रवाई में भाग भी ले सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते। मत उनको सिर्फ अपने सदन में देना होगा। अब वो राज्यसभा का तो वहाँ मत दे, लोकसभा का है तो लोकसभा में मत दे, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, चार्ट से एक और बात समझ लेते हैं लास्ट। मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री जी से मिलकर बना है, ठीक है, मंत्रिमंडल बना है। अब देखिए, मंत्रिपरिषद, जो पूरा मंत्रिपरिषद है वो प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, इन सब से मिलकर बना है। ज़्यादा पावरफुल कौन है? ये है,
कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री, ठीक है, क्योंकि मंत्रिमंडल की बैठक बनती है, इनकी बैठक बनती है। यहाँ पर ध्यान रहे बच्चों, आपको राज्य मंत्री और उप मंत्री को इस बैठक में नहीं बुलाया जाता है। इनको अगर प्रधानमंत्री चाहे तो ही बुला सकते हैं, वरना नहीं बुलाते हैं, ठीक है। जो मेन बैठक बैठती है उसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री ही बैठते हैं, वही मंत्रिमंडल होता है, ठीक है। सप्ताह में इसकी एक बार मीटिंग करनी पड़ती है और प्रधानमंत्री जब चाहे तब इसका सत्र बुला सकता है। अब देखिएगा, मंत्रिपरिषद जो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, पावरफुल है मंत्रिमंडल। यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री जी और जो राष्ट्रपति जी हैं, देखिएगा ये जो प्रधानमंत्री जी हैं ये एक अलग पर्सनालिटी है बच्चों। इनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, सारी चीज़ें और ज़्यादा कंसेप्ट आपके क्लियर कर दूंगी। देखिएगा बच्चों, क्योंकि ये एक अलग से पर्सनालिटी, इसलिए अलग से हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर इनको मैंने पहले पढ़ा दिया, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति जी को, इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री आप जब भी पढ़ोगे ना तो उनके नाम के आगे पीछे आपको राष्ट्रपति या फिर मंत्रिपरिषद पढ़ने के लिए मिलेगा, इसलिए पहले इनको समझाना मुझे ज़रूरी लगा, इसलिए मैंने राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद अच्छी तरह से समझा दिया, ठीक है। वापिस समझ लीजिए, राष्ट्रपति जी को कौन नियुक्त करता है आप जानते हैं, ठीक है। इनका निर्वाचन होता है, एक अलग प्रोसेस चलती है। इनको संसद द्वारा चुना जाता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाएं, है ना, विधानसभाएं जो होती है राज्यों की, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं, 2 दिल्ली और पांडुचेरी, वहाँ के जो निर्वाचित लोग होते हैं वो सब राष्ट्रपति जी को चुनते हैं। राष्ट्रपति जी आगे चलकर प्रधानमंत्री को चुनते हैं, ठीक है, एक प्रधानमंत्री को चुनते हैं। और जो प्रधानमंत्री जी हैं वो एक लिस्ट तैयार करते हैं, उसमें बहुत सारे मेंबर्स के नाम लिखते हैं वो, और वो लिस्ट सौंपते हैं राष्ट्रपति जी को और इनसे कहते हैं कि अब आप इन जो ये मेंबर्स मैं आपको बता रहा हूँ इनको मंत्री चुनिए, इनको मंत्री बना दीजिए, ठीक है। तो क्या करते हैं राष्ट्रपति जी, मंत्रिपरिषद को नियुक्त करते हैं, मंत्रिपरिषद में मेंबर्स को बनाते हैं। तो मंत्रिपरिषद को 3 स्तर में कौन बांटता है, राष्ट्रपति जी बांटते हैं। और इन 3 स्तर को जो वो बांटते हैं तो यहाँ पर वो स्वतंत्र रहते हैं कि किस इंसान को उनको कैबिनेट में डालना है, राज्य मंत्री में डालना है, उप मंत्री में डालना है। ये फ्रीडम है इनके पास, ये स्वतंत्र है और ये अपने हिसाब से इनमें इनको बांट देते हैं, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद किससे मिलकर बना, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री से मिलकर बना है। इन सब का प्रधान है प्रधानमंत्री। ये सारे मंत्री हैं ना, ये सब मंत्री हैं, तो इन सब के प्रधान कौन है, प्रधानमंत्री हैं, ठीक है बच्चों। अब आप समझ गए होंगे, काफ़ी आसान है समझना, ठीक है। और जो प्रधानमंत्री जी हैं और प्रधानमंत्री जी हैं और ये कैबिनेट जो मंत्री हैं, इनको दोनों को मिलाकर एक जो बैठक बैठती है उसको कहते हैं मंत्रिमंडल, ठीक है। उन बैठक में इनको नहीं बिठाया जाता है, क्योंकि ये बैठकें क्या करती हैं, ये जो राज्य मंत्री उप मंत्री क्या करते हैं, सिर्फ सलाह देते हैं और इनकी सहायता करते हैं, ठीक है। इन मंत्रिमंडल की ये जो कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रपति जी हैं ना, प्रधानमंत्री जी हैं, इनकी क्या करते हैं, सहायता करते हैं, सलाह देते हैं राज्य मंत्री और उप मंत्री, ठीक है। समझ गए? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड मैं एमसीक्यूज़ करा दूंगी, 50 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज़ करा दूंगी, ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, सारे कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएं। प्यारे बच्चों, एक अलग से वीडियो बनाएंगी जो रहेगी प्रधानमंत्री के ऊपर, उसको ट्रिक से भी याद करवाऊंगी, लाइन वाइज आपको जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं और सारे एमसीक्यूज़ भी हम इनके ऊपर कवर करेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।